हेलो। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं बड़े दिनों के बाद इस चैनल पे हूँ और आज का ये वीडियो सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि सबों के लिए है, चाहे वो छात्र हैं या अभिभावक हैं, जिनके लिए भी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं राहत इंदौरी साहब, जो कि एक बहुत ही अच्छे शायर थे, अब तो नहीं रहे, उनकी कुछ चंद लाइनें हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर खिलाफ है तो हो जाने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो हो जाने दो, जान थोड़ी है। ये सब बस धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में। लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आज ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? सबसे पहली बात तो जो नहीं जानते वो जान लें कि पिछले लगभग 23-24 दिनों से एक भारत के एक बहुत ही महान साइंटिस्ट, एक पर्यावरणविद जिसको हम लोग इन्वायरमेंटलिस्ट भी कहते हैं, ये एक रिसर्चर, एक स्कॉलर, सोनम वांगचुक, वो पिछले 23 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर, दिल्ली के जंतर मंतर में। और क्यों बैठे थे, उसका कारण क्या था, तो आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। उसका कोई एक कारण नहीं था, उसका बहुत सारा कारण था। जो उसका सबसे तात्कालिक कारण था, आप ऐसा समझ सकते हैं, वो ये था कि कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ था और एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, जिसकी वजह से 21-22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड की थी। और इसके लिए मांग बस यही था कि जो इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा हो। उनका इस्तीफा मांगने का मांग था यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे। और वो 60 साल के सोनम वांगचुक, जो कि 60 साल के वृद्ध हैं, वो पिछले 23 दिन से भूख हड़ताल पे थे। यानी कि उन्होंने अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया था, बस लिक्विड यानी कि पानी पर वो जीवित थे। और हुआ क्या, 20 तारीख, आज 20 जुलाई, आज जो उनके समर्थक हैं, जिसे एक पार्टी बनी है नई नई, कॉकरोच जनता पार्टी, आप लोग जानते हैं, वो उनके समर्थन में थे। और उन सबका ये ऐलान था कि आज हमें 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च करके जाना है, एक पीसफुल मार्च। उसमें कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई दंगा फसाद, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। एक पीसफुल मार्च लेके जाना है ताकि हम जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उस सरकार के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन कर पाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग, एक बहुत अच्छा सुंदर भजन है कि जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो भेद बताना क्या जाने। तो जो आज तक जिनके बच्चे, या जिन्होंने एक पेपर भी नहीं दिया है, जिनके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, जिन्होंने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में कभी पार्टी नहीं लिया है, तो वो कैसे जानेंगे कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कमी किस चीज़ की है? ये तो वही जान पाएंगे जो इस सिस्टम में है, या जो इस सिस्टम से होके गुजर रहे हैं, हम और आप। ठीक है। और बीइंग अ टीचर, मेरा ये कर्म है, मेरा ये धर्म है कि मैं इस चीज़ पे आज बोलूं। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मेरा पेशे के प्रति ये बेईमानी होगी। क्योंकि ये जो आज का मुद्दा है सोनम वांगचुक सर का या कॉकरोच जनता पार्टी को, देखिए बात यहाँ किसी पार्टी को सपोर्ट करने की नहीं है। ना तो मैं कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना उसके किसी भी प्रवक्ता को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बात यहाँ ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की है। ठीक है, कि आखिर हर साल ये नीट का पेपर क्यों लीक हो जाता भाई? और बात सिर्फ नीट के पेपर की नहीं है। आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा होगा कि जो 12th का भी जो एग्ज़ाम आया है, उसमें भी बहुत गलत मार्किंग की गई है। एआई से पेपर चेक करवाया गया है। अरे भैया, एआई कैसे पेपर चेक कर सकता है, मुझे बताइए तो। चूंकि मैं स्टूडेंट लोगों को पढ़ाता हूँ और हम लोग देखते हैं कि बहुत बच्चों की राइटिंग अच्छे नहीं है, तो हम लोगों को उसको समझ के उसको ओवरऑल मार्किंग करना पड़ता है कि हाँ भैया, इसको ऐसे मार्क्स मिलना चाहिए। वो एआई कैसे उसको समझ पाएगा भैया, बताइए तो। अभी भी एआई डेवलपिंग फेज में, उतना डेवलप नहीं है कि आप उसको जो दीजिएगा वो एग्जैक्ट समझ के और उसका मार्किंग कर सके अच्छे से। तो उसमें गड़बड़ हुई है। ठीक है। अच्छा, कल या परसों नीट का एग्ज़ाम आया है, री नीट का एग्ज़ाम आया है, और उसमें फिर से गड़बड़ी हुई है। फिर से कई बच्चों के मार्क्स उलट पुलट हुए हैं। तो आप, और ये सिर्फ नीट का बात नहीं है, आप कोई भी स्टेट
का एग्जाम का ले लीजिए, कोई भी ऐसा स्टेट का एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता है। चाहे आप एसएससी ले लीजिए, उसका पिछले साल भी जो है 2025-26 में आप देखिए कि जो एडिक्विटी वाला आया था, वेंडर जो चेंज हुआ था, उसको लेके कितना बवाल हुआ था। बहुत सारे जो टीचर्स हैं दिल्ली के, बड़े बड़े जो सम्मानित टीचर हैं, उन लोग वो लोग गए थे प्रोटेस्ट में कि, और उन लोगों का डिमांड क्या था कि बस एक फेयर ये बनाया जाए, पारदर्शिता लाई जाए। और आप लोगों ने देखा कि सरकार ने कैसे जानवर की तरह उनसे बिहेव किया था। ठीक है, उनको पीटा गया था, ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, कोई आतंकवादी हैं, और कोई मतलब बहुत बड़े क्राइम करके बैठे हुए हैं। इस तरह से उनके साथ ट्रीट किया गया था। ठीक है, तो आज भी वही हुआ कि जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकले, और हर जगह से छात्र आए थे, हर पूरे इंडिया से छात्र आए थे, और जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकले संसद की तरफ, तो बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही क्रूरतापूर्वक मारा गया है छात्रों को। किसी का हाथ तोड़ दिया गया है, किसी का पैर तोड़ दिया गया है, किसी का सर फाड़ दिया गया है। ठीक है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे वीडियो, गोदी मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पे आपको भी वीडियो मिलेगा बहुत सारे। आज भी जो निष्पक्ष चैनल है, जैसे न्यूज़ पिंच हो गया, ये सब दिखा रहा है, लल्लन टॉप हो गया, ये सब दिखा रहा है। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, गोदी मीडिया बस ये दिखाएगा कि मेलोडी का स्टॉक खत्म हो गया है, और जो है बस यही दिखाएगा। तो उस पर आप देखिए कि किस तरह से ब्रूटली बिहेव किया गया है बच्चों के साथ। वो बच्चे हैं, हमारे देश के स्टूडेंट है, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए बच्चे नहीं है, और वो कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल वाजिब है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो फेयर होना चाहिए। ठीक है, हर कोई बहुत अमीर नहीं है। मिडिल क्लास का बच्चा एक कैसे पढ़ता है, कैसे पढ़ाई करता है, वो जो उस फेज से गुजरा हुआ है वो जानता है। ठीक है, कि कैसे जो पेरेंट्स है एक एक पैसा जोड़ के बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह एग्जाम सेंटर जाने में, ठीक है, एग्जाम देने में कितना परेशानी होता है वो बच्चे जानते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहाँ का उस दूसरे शहर में जाना, वहाँ रहना, खाना, और कई बच्चों के पास तो इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो किसी अच्छी जगह में रुक सके। वो मजबूरी बस रेलवे स्टेशन पे उनको रुकना पड़ता है। अब आप सोचिए कि एक बच्चा अगर रात रेलवे स्टेशन पे गुजार रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी और किस स्थिति में वो एग्जाम देता होगा। फिर भी मैं मानता हूँ कि वो बच्चा दिमागी रूप से बहुत ही मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, कि इस स्थिति में भी वो एग्जाम देता है। और इतना करने के बाद अगर एग्जाम कैंसिल हो जाए, उसका पेपर लीक हो जाए, तो बताइए कि बच्चा कैसे पढ़े, कैसे पढ़े, किस उम्मीद पे पढ़े, और किस उम्मीद पे उसके पेरेंट उसे पढ़ाएं। ठीक है, कहा जाता है कि एक अगर बच्चा घर में अच्छा निकल गया तो वो अपने पूरे परिवार का भविष्य बदल के रख देता है। पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। ठीक है, पूरे परिवार का भविष्य अच्छा कराता है। लेकिन अगर इस तरह से चीजें होंगी तो किस उम्मीद से वो बच्चा पढ़ाई करेगा, उसका उम्मीद टूट जाएगा, और रिजल्ट ये होगा कि हम लोग का जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, वो अनपढ़ रह जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा कि 100 जो इसरो के साइंटिस्ट है, 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे जगह बेटर सैलरी मिल रही, सब कुछ मिल रहा है, तो हमारा टैलेंट दूसरी जगह जा रहा है। आज इंडिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो विदेशों में जाके अपना सेवा दे रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार उन्हें अच्छा पैकेज ऑफर करे, जो भी हो। ठीक है, तो हमारा टैलेंट ऐसे ही देश से बाहर जा रहा है, और जो टैलेंट है उसके साथ भी आप अगर ऐसा अमानवीय व्यवहार करिएगा तो वो बच्चा कैसे पढ़ेगा। वो बच्चा कल कलम उठाने से डरेगा, डरेगा नहीं, वो मायूस हो जाएगा, वो कलम नहीं उठाएगा। आप क्या चाहते हैं कि देश अनपढ़ रहे? अरे भैया, एक छोटा सा डिमांड है, कि डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए, और बिल्कुल देना चाहिए। आप अपने घर में एक चौकीदार रखते हैं, और उस चौकीदार के रहते अगर चोरी हो जाए आपके घर में, तो आप उस चौकीदार को रखेंगे कि हटाएंगे? आप ये बताइए। आप बिल्कुल उस चौकीदार को हटाएंगे, और हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो चौकीदार हटेगा नहीं तो एक मैसेज नहीं जाएगा कि हाँ भैया, अगला चौकीदार, अगर उसको हम नहीं हटाएंगे तो अगला चौकीदार जो आएगा वो मुस्तैदी से नहीं आपका गार्डिंग करेगा। तो ये जरूरी है भैया, ये और बिल्कुल बच्चों ने एक लोकतांत्रिक तरीके से अपना ये रखा था। ठीक है, और ये भी देखिए कि अच्छा 16 मांग, सोचिए, आप सोचिए कि जो 23 दिन से जो आदमी भूखा है, 60 साल का, उसको सोचिए कि जो कि बोलने के लिए एबल नहीं है, उसको पुलिस आई, दिल्ली पुलिस, और बिल्कुल एक मतलब बोरा की तरह उसको उठा के लेके चली गई, और हॉस्पिटल में ले जाके बंद कर दिया जबरदस्ती। वो बार बार वहां से मैसेज भेजना है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बाहर निकाला जाए, उन्हें बाहर नहीं निकाला जा रहा है। एक तरह से उनको कहिए कि हॉस्पिटल में जेल बना के रख दिया गया है। तो ये क्या चल रहा है देश में, समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा चलेगा तो कैसे एजुकेशन सिस्टम का ये होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूं कि देखिए, आप लोग
सब कोई नहीं एबल है इस पे प्रोटेस्ट में जाने के लिए, लेकिन एटलीस्ट हमारे हाथ में ये फ़ोन है, ये फ़ोन हमारे हाथ में है और ये आज के ज़माने में सबसे बड़ा हथियार है हमारा। सही पॉजिटिव में बोल रहा हूँ। तो आप इस फ़ोन का यूज़ करिए और कम से कम इस चीज़ का डिजिटली समर्थन करिए कि जो गलत हो रहा है उसको गलत कहिए, डिजिटली समर्थन करिए, ठीक है? इसको जो है अपने व्हाट्सएप में स्टेटस में लगाइए, इसको फेसबुक पे शेयर करिए। आई सपोर्ट सोनम को अपना व्हाट्सएप डीपी लगाइए, ताकि पता चले कि भैया हम लोग में एकता है, लोग में अवेयरनेस है ही नहीं। एक बात याद आती है कि सबको जो है सड़कें और नाली साफ चाहिए सुबह उठते ही, लेकिन हाथ किसी को गंदा नहीं करना है, तो ऐसे थोड़ी होता है भैया, ठीक है? हमारे पूर्वजों ने बहुत स्ट्रगल किया हमारी आज़ादी के लिए, तब हम आज इस लायक हुए हैं कि हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है? और गलत को गलत कह पाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ये दिन चला जाए हमारे से? नहीं, गलत को गलत कहना सीखिए। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये बात किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि आज इस गलत पे हम लोग आवाज़ उठाएं, ठीक है? आप लोगों ने देखा भी होगा कि हर साल कोई ना कोई पेपर लीक होता है। का मतलब पिछले 12 साल में लगभग, जो धर्मेंद्र प्रधान है इनके कार्यकाल में लगभग कहा जा रहा है कि 70 से 80 पेपर लीक हुए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अगर एक धांधली करके एक बच्चा डॉक्टर बनता है तो वो कल आपका इलाज कैसा करेगा, आप समझ जाइए। अगर धांधली करके एक आदमी इंजीनियर बन रहा है तो कल वो आपका पुल और सड़क कैसा बनेगा, आप समझ जाइए, और वो हम देख भी रहे हैं, ठीक है? अगर धांधली करके कोई आदमी साइंटिस्ट बनता है तो वो कैसा साइंटिस्ट बनेगा, आप सोच लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे बच्चे का मुद्दा थोड़ी है या मेरे घर का मुद्दा थोड़ी है, तो आप गलत हैं, ठीक है? जब आग लगती है तो कोई एक उस पे लपेटे में नहीं आता है, वो कल दिन आपके घर भी आएगी। कल दिन आपका भी बच्चा किसी न किसी एग्जाम में बैठेगा और इसी एजुकेशन सिस्टम का शिकार होगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं आज जो बच्चे सड़क पे हैं वो क्यों हैं। आज जो बच्चे सड़क पे हैं तब उनको उनका दर्द आपको समझ में आएगा, ठीक है? ठीक है, तो अब इन लोगों के बच्चे किसी के जर्मनी में है, किसी के स्विट्जरलैंड में है, किसी के अमेरिका में है, तो कैसे पता चलेगा कि भैया एग्ज़ाम क्या होता है? एक चाइना में देखिए गांव का एग्ज़ाम होता है, 1.5 करोड़ बच्चे इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, बिना किसी एक इसके दिक्कत के एग्ज़ाम करा लिया था। 1.5 करोड़ बच्चे एक साथ एग्ज़ाम देते हैं, उससे सीखिए ना भैया। कैसे हम लोग आगे जाएंगे, कैसे हम लोग विश्वगुरु बनेंगे? बस बोलने से विश्वगुरु बनेंगे? नहीं। देश में जो एजुकेशन है होता है वो किसी भी देश की नींव होती है, ठीक है? अगर ये गड़बड़ है तो पूरा देश का सिस्टम गड़बड़ है। जिस जगह एजुकेशन नहीं है वहाँ, एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो आदमी को आदमी बनाती है। एजुकेशन के बिना एक संस्कृत में कहावत है, विद्या बिना पशु। जिसके पास विद्या नहीं है वो व्यक्ति पशु के समान है। और आप ऐसा व्यवस्था कर रखे हैं कि आदमी पढ़े ही नहीं, मायूस हो जाए, तो कैसे होगा बताइए? आप क्या चाह रहे हैं कि आदमी मेहनत करना छोड़ दे, आदमी धांधली से काम करे, चोरी चपाटी से करे, हाँ घूस दे के काम निकलवाए? नहीं, हमारे पूर्वजों ने ऐसा भारत का सपना नहीं देखा था, ठीक है? आज अगर भगत सिंह या जो भी महात्मा गांधी, उनकी आत्मा रो रही होगी ऊपर से, जिस तरह से लाठियों से पीटा जा रहा है हमारे बच्चों को, कौन है ये? आप ही के बच्चे हैं, याद रखिएगा, ठीक है? आप ही के बच्चे हैं, जो पुलिस, जो दिल्ली पुलिस उनको पीट रही है, याद रखिएगा आपके ही बच्चे हैं वो। और वो कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई नक्सलवादी नहीं है। वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, और उसका आप मार के उसका हाथ तोड़ दे रहे हैं, पैर तोड़ दे रहे हैं, सर फाड़ दे रहे हैं। क्यों भी, क्यों? और कैसी ये सरकार है? इतना घमंड किस चीज़ का है भाई आपको? हाँ, अगर काम नहीं होगा, तो अगर अकाउंटेबिलिटी आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आपको रिजाइन देना चाहिए, इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं, आपका काम अच्छा नहीं, आपको निकाल दिया जाता है, ठीक है? तो फिर यहाँ पे वो नियम लागू क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे भी वो नियम लागू होना चाहिए। और ये बात सिर्फ नीट पेपर लीक की नहीं है, ये बात है ओवरऑल एजुकेशन रिफॉर्म की, शिक्षा प्रणाली में सुधार की, ठीक है? आज हम लोग बस पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस पढ़ने का कोई बहुत बड़ा ये है। अगर आज एक बच्चा 10th तक पढ़ रहा है और कल दिन वो अगर आईआईटी और नीट के एग्ज़ाम में बैठना चाहे तो उसके लिए उसे फिर से अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी। अगर फिर वही बच्चा एमबीए के एग्जाम में बैठना चाहे तो उसको लिए उसे अलग से कोचिंग करनी पड़ेगी। वही बच्चा अगर यूपीएससी का तैयारी करे उसको अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी। वही बच्चा फिर जाकर अगर रेलवे, एसएससी, बैंकिंग की तैयारी करे उसको अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो भैया ये कैसा शिक्षा व्यवस्था है, हाँ, कि उसको हर एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग जगह कोचिंग लेनी पड़ रही है। तो फिर वो जो बच्चा जो बचपन से जो 12th तक पढ़ा है, ग्रेजुएशन तक, उसका क्या फिर फायदा हो गया उस एजुकेशन का?
जब उसको हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोचिंग लेना पड़ रहा है, तो एकेडमिक वो अलग पढ़े, कॉम्पिटिटिव अलग पढ़े, क्यों भाई? तो फिर ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है? ये बहुत गड़बड़ है, इस पर ध्यान देने का बात है, ठीक है। और बच्चों को तो अवेयर इसके लिए होना ही होगा, बच्चों के पेरेंट को अवेयर होना होगा, ठीक है। और बच्चों के पेरेंट से मैं एक स्पेशल गुजारिश बच्चों के पेरेंट से करना चाहता हूँ कि आपके बच्चे जो भी स्कूल जाते हैं, जहाँ भी कोचिंग जाते हैं, जहाँ भी ट्यूशन जाते हैं, आप थोड़ा अवेयर रहिए, देखिए आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। आजकल स्कूलों का हाल ये है, 80% स्कूल ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, हर चीज पे पैसा, ड्रेस के नाम पे पैसा, बुक के नाम पे पैसा, एडमिशन के नाम पे पैसा, टाई के नाम पे पैसा, बेल्ट के नाम पे पैसा, आईडी कार्ड के नाम पे पैसा, ठीक है। और क्या ये समर कैंप के नाम पे पैसा, विंटर कैंप के नाम पे पैसा, और प्रोजेक्ट के नाम पे पैसा, बस पैसा कमाना उनका मकसद रह गया है। उनको नहीं मतलब है आपके बच्चे के फ्यूचर से। कई बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका बेसिक वीक है, वो बच्चा 5 और 6 में पढ़ने लायक नहीं है, वो बच्चे 9th में 10th में आ जाते हैं, स्कूल वाले इसको प्रमोट कर करके 9th में 10th में पहुंचा देते हैं। कैसे पहुंचा देते हैं? स्कूल वाला भी जानने कि ये बच्चा 9th में पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन स्कूल वाले उसको प्रमोट करके 9th में 10th में ले आते हैं, और जब वो बच्चा बोर्ड देता है 10th का 12th का, वहाँ फेल करता है, वहाँ वो सफ़र करता है, क्योंकि वहाँ पे उसका कॉपी चेक कोई स्कूल नहीं करता है, वो बोर्ड करता है कॉपी चेक, वहाँ पे उसकी असलियत सामने आती है। और स्कूल वाले लगातार पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको उनका कहना होता है नहीं आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रमोट करते चले जाते हैं। तो थोड़ा पेरेंट्स आप लोग भी अवेयर होइए, देखिए कि बच्चे क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स को मैं ऐसा जानता हूँ कि अभी रिसेंट में आपको पता है कि 9th 8th सबका सिलेबस चेंज हो गया है। बहुत सारे स्कूल ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो अभी भी आज भी पुराना पैटर्न वाला बुक चला रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सोचिए, इनमें वहाँ के स्कूल्स को इतना भी अवेयरनेस नहीं है कि बुक चेंज हो चुका है, नया बुक लाए, नहीं। तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप जहाँ भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कम से कम देखिए कि बच्चा पढ़ क्या रहा है, और उसके लिए आपको अवेयर होना जरूरी है। सिर्फ पैसा दे देना या पैसा खर्च कर देना से बच्चा पढ़ता नहीं है। जब तक आप अवेयर नहीं रहिएगा, आप अपने बच्चे को नहीं देख पाएंगे वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। और आपको अगर गलत लगता है तो स्कूल में भी आप ये करिए, बोलिए। स्कूल में पेरेंट्स बोलते ही नहीं है, सारा आप लोगों का गुस्सा जो है ट्यूशन और कोचिंग के टीचर के पास निकलता है, ठीक है। ऐसा क्यों भाई? स्कूल में कुछ भी पढ़ा दे रहा है, कुछ भी पढ़ ले रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं बैग टांग के मोटा मोटा, ठीक है। 2000 कॉपी पहले दे दिया जा रहा है, 25 बुक पहले दे दिया, उसका काम है या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्कूल को देख रहे हैं कि अभी एनसीईआरटी भी चला रहा है, अपना प्राइवेट पब्लिकेशन भी चला रहा है, चाहे दोनों बच्चा पढ़ पाए या ना पढ़ पाए। तो ये सब गड़बड़ है, ठीक है। एजुकेशन इज नाउ जस्ट लाइक अ बिजनेस, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, और ऊपर से बच्चा अगर मेहनत करे, सब कुछ करे, मेहनत से एग्जाम देने जाए, किसी तरह पैसा जोड़ के, वहाँ अगर पेपर लीक हो जाए तो फिर बच्चा करे तो करे क्या भैया, वो बताइए। हाँ, फिर बच्चा यहाँ फंस जाता है, पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं भैया हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। अब बच्चा क्या सफ़र कर रहा है, वो किससे डील करे, वो किससे बोले, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है, बिल्कुल आप देखिए, इसको शेयर करिए। ये फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है, ये सपोर्ट है सोनम वांगचुक सर को, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। उनको सपोर्ट करिए, कम से कम फिजिकली आप जाके कहीं सपोर्ट नहीं कर सकते तो डिजिटली सपोर्ट करिए। आपके हाथ में फ़ोन है, और ये फ़ोन अगर आपके हाथ में है तो ये पूरी दुनिया आपके हाथ में है, आप इससे सपोर्ट करिए, डिजिटल सपोर्ट करिए। फेसबुक पे अपना पोस्ट डालिए, इंस्टा पे पोस्ट डालिए, वीडियो बना के शेयर करिए, व्हाट्सएप पे डीपी लगाइए, ठीक है। लोगों को अवेयर करिए, लोगों को बताइए कि क्या हो रहा है, लोगों को बताइए कि देश में मेलोडी के अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और कहाँ गए वो सेलिब्रिटी? क्योंकि आप लोग सब जेंजीज हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स जेंजीज हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि कहाँ है वो आपके सेलिब्रिटी, कहाँ है वो आपके आईपीएल के स्टार्स, कहाँ है वो आपके इन्फ्लुएंसर्स, कहाँ है वो आपके रोस्ट करने वाले सब? वो लोग अब क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं? आप लोग जो इनके पीछे पागल होते हैं ना, ये आईपीएल के क्रिकेटर्स के पीछे या सबके पीछे, कहाँ है वो आज? इनके पीछे पागल मत होइए, ठीक है। इनके पीछे पागल मत होइए। अगर किन्हीं के पीछे पागल होना है, आइडल बनाना है, तो सोनम वांगचुक सर जैसे लोगों को आइडल बनाइए, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे सर लोगों को आइडल बनाइए, ठीक है। उनके स्टोरीज पढ़िए,
उनके बायोग्राफीज पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि असली अवेयरनेस क्या है, ठीक है, और असली करेज क्या होता है। इन लोगों के बारे में जानिए, भगत सिंह के बारे में पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। महात्मा गांधी के बारे में पढ़िए, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, आपको पता चलेगा महात्मा गांधी क्या शख्सियत थे। आजकल ये भी एक ट्रेंड चला हुआ है महात्मा गांधी को गाली देने का, चाहे उनके बारे में कुछ जाने या ना जाने, गाली देना सबको सिखा दिया गया है। अरे भैया एक बार पढ़ो तो जाहिल, चाहे लोग जो भी गाली देते हो महात्मा गांधी को, फिर पता चलेगा कि कौन थे वो, क्या थे वो। किसी को भी गाली दे देना बहुत आसान काम होता है, ठीक है। एक कहावत है, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सो एट फर्स्ट गो इन टू द बुक, ठीक है। तो आज सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ये वीडियो कोई पढ़ाने का नहीं है, ये एक अवेयरनेस वीडियो है, इसको शेयर करिए। और रिक्वेस्ट है आप सबसे हाथ जोड़ के कि इस चीज़ को, इस मुहिम को डिजिटली सपोर्ट करिए। एज अ टीचर मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ और आप भी सपोर्ट करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करिए, अपना डीपी लगाइए, कम से कम एक दिन के लिए डीपी लगाइए, कम से कम एक दिन के लिए आई सपोर्ट सोनम का डीपी लगाइए, ताकि ये समझ में आए कि हाँ भाई आप सपोर्ट में हैं, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको शेयर करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। और सच को सच कहना सीखिए, झूठ को झूठ कहना सीखिए, और जहाँ भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए। भारत का आर्टिकल 19 हमें ये आज़ादी देता है, राइट टू स्पीक, वी हैव राइट टू स्पीक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।